वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से हम इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर आ रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारतीय तटरक्षक जहाज C452 को उतारा जाएगा। इस जहाज को देश में ही डिजाइन किया गया है। सूरत में लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के तहत इसका निर्माण और डिजाइनिंग की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले मई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर बोट्स C450 और C451 का शुभारंभ किया था। अगली खबर की बात करते हैं तो तेजस को लेकर आ रही है। HAL को निजी क्षेत्र की कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वेरिएंट का फ्रंट फ्यूजलेस HAL को डिलीवरी की है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बयान में कहा गया है कि ये पहली बार है किसी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के लिए इस जटिल फ्यूजलेस को बनाना। रक्षा सचिव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि हमें इस ऐतिहासिक अवसर की काफी खुशी है और सम्मानित हम लोग महसूस कर रहे हैं जब LCA का पहला फ्रंट फ्यूजलेस HAL को सौंप दिया गया, और हम डायनामेटिक और HAL तेजस टीम को बधाई देते हैं जिन्होंने इस ज्वाइंट वेंचर को सफल बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में निजी उद्योग साझेदारी के लिए एक मॉडल भी है। डायनामेटिक अपने सभी प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर 3 दशक से HAL के लिए एक पसंदीदा उत्पादन भागीदार भी रहा है। आपको बता दें कि तेजस प्रोग्राम में एक वर्ष में करीबन 20 विमान सेट की आवश्यकता होगी और ये MK2 और AMCA के साथ भी आगे बढ़ेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने कहा है कि DGQA अप्रूव्ड ISAT मेथड ग्रेनेड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में बेहद विश्वसनीय है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लगता है कि मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड के सेल्फ लाइफ का परीक्षण करने के लिए आइसोथर्मल माइक्रोकैलोमीटर यानी कि IMC मेथड ISAT-B परीक्षणों की तुलना में काफी विश्वसनीय हो सकता है। कोलकाता स्थित रक्षा निर्माता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सूत्रों ने कहा कि DGQA अप्रूव्ड मेथड जो भारत में शेल्फ लाइफ मूल्यांकन के लिए अच्छी तरह से स्थापित है। आपको बता दें कि एक निजी यानी कि एक प्राइवेट नागपुर बेस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने IMCA को सजेस्ट किया है कि सेल्फ लाइफ को साबित करने के लिए लगभग 4 महीने का समय लगेगा, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए DGQA द्वारा अप्रूव्ड ISAT-B के परीक्षणों को पूरा करने के लिए कम से कम 20 महीने का समय लगेगा, जिससे निजी निर्माता को ये भागीदारी मिल सकती है। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सूत्रों ने कहा कि दिसंबर 2013 में शुरू किए गए प्रत्येक गोला बारूद के नमूने उपयोगकर्ता के इस्तेमाल के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मेल खाती है। अगली खबर की बात करते हैं तो 30 आर्म ड्रोन को लेकर आ रही है। भारत ने अपने सशस्त्र बलों के लिए 30 सशस्त्र ड्रोन खरीदने की 22,000 करोड़ रुपए के डील का सौदा कर लिया है, और इसके तहत पहले MQ-9B स्काई गार्डियन की कीमत $600 मिलियन यानी कि 4,400 करोड़ रुपए देखी गई है। बाकी के 24 ड्रोन भारत को अगले 3 सालों में हासिल होने हैं। हालांकि भारतीय ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने के लिए 2 MQ-9B को पट्टे पर देने का विकल्प भी जारी किया गया है। MQ-9B में 48 घंटों का इंड्योरेंस टाइम है और इसकी रेंज करीबन 6000 नॉटिकल मील्स तक है। साथ ही इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि लेजर गाइडेड बम और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये सेंसर्स को भी ले जा सकता है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि MQ-9B सौदे की उच्च खरीद और रखरखाव लागत दोनों को हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि अमेरिका ड्रोन तकनीक देने को मना कर रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला रक्षा अधिकरण परिषद इस डील को फाइनल कर सकता है। माना जा रहा है कि प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए MQ-9B ड्रोन में से 2 को पट्टे पर देने के लिए नौसेना एक अलग प्रस्ताव देख रही है, जो कि प्रोजेक्ट चीता के तहत एक विकल्प के रूप में चुन सकती है, ताकि उन्हें अगले कुछ वर्षों में सशस्त्र ड्रोन मिल जाएंगे। इसके अलावा हेरॉन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन बेड़े को भी अपग्रेड करने के लिए 5,500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण शुरू कर दिया है। इस अभ्यास से समुद्र में भारत की जंगी ताकत किसी से कम नहीं है। बता दें कि यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में किया जा रहा है, और इस अभ्यास से इसमें शामिल चारों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों का पता चल रहा है। खास बात यह है कि ये चीन के लिए चिंता का सबब हो सकता है, और इन चारों देशों के नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में शुरू होगा। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में जटिल और अत्याधुनिक नौसेना अभ्यास होंगे। इस अभ्यास में पनडुब्बी रोधी या हवाई युद्ध रोधी अभियान होंगे। इसके अलावा हथियारों से फायरिंग का अभ्यास भी किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो टाटा पावर को लेकर आ रही है। टाटा पावर ने अपने रक्षा कारोबार को टाटा एडवांस सिस्टम की बिक्री का सौदा पूरा किया है। टाटा पावर ने शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण मुंबई और हैदराबाद के द्वारा 2019 और मार्च 2020 में मंजूर की गई व्यवस्था के तहत इस बिक्री को पूरा कर लिया गया है। कंपनी ने कहा कि सौदे के तहत उसे शुरुआत में 1076 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। बाकी की राशि करार की शर्तों के तहत विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद मिलेगी।
अगली खबर की बात करते हैं तो नेपाल को लेकर आ रही है। ड्रैगन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन ने 5 मोर्चों पर इस साल मई के महीने में नेपाल की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। नेपाल के नेताओं ने बताया कि नेपाली जमीन पर कब्जे के लिए चीन ने सीमा पार अपनी सेना PLA को भी तैनात करना शुरू कर दिया है। द डेली टेलीग्राफ से बातचीत में नेपाली नेताओं ने बताया कि नेपाल के उत्तर पश्चिमी जिले हुम्ला में चीनी सेना ने लिम्बी घाटी और हिल्सा को पार कर लिया है और पत्थर से बने पिलरों को हटा दिया है। ये पिलर उखाड़ कर उसे और ज्यादा नेपाली इलाके में पीछे कर दिया है। इसके बाद चीनी सेना अब इस इलाके में सैन्य ठिकाने बना रही है। PLA के सैनिकों ने कथित रूप से गोरखा जिले में भी सीमा के पिलर को नेपाल के इलाके में और ज्यादा पीछे खिसका दिया है। इसी तरह नेपाल के रसुआ, सिंधुपाला चौक और सुंकवासभा जिले में भी चीनी सेना ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस खेल को अंजाम देने से पहले चीन के इंजीनियरों ने तिब्बत में नदियों की धारा को बदल दिया, जो नेपाल और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती थी। नेपाल के नेताओं ने आरोप लगाया कि ओली सरकार अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और क्षेत्रीय सहयोगी चीन के गुस्सा होने के डर से इस पूरे मामले पर चुप्पी मारकर बैठी हुई है। चीन के सैनिकों ने सबसे पहले नेपाली जमीन पर साल 2009 में कब्जा करना शुरू किया था और पशुओं का हॉस्पिटल बनाया था। जब नेपाल ने आपत्ति जताई तो उन्हें नेपाली सरकार की ओर से बताया गया कि इस हॉस्पिटल से याक और बकरियों को फायदा होगा। चीन ने लिम्बी घाटी में 30 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब इस जमीन पर चीनी सैनिकों के लिए 9 अतिरिक्त इमारतें और सैन्य ठिकाने बनाए जा रहे हैं। चीन ने हुम्ला में भी 70 एकड़ नेपाली जमीन पर कब्जा किया है और चीन के इस कदम से नेपाल के स्थानीय नागरिक भी डरे हुए हैं। इसके अलावा रुई जिले में चीन ने नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। यानी कि नेपाल धीरे धीरे चीन की गिरफ्त में आ रहा है और बहुत ज्यादा उछल रहा था ना नेपाल चीन की गोद में बैठने के लिए। अब पता चलेगा कि कितनी जमीन वास्तव में चीन हड़प रहा है और आगे कहां तक वो इस जमीन को हड़प लेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका सवाल है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।